नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उत्तराखंड प्रवक्ता जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोठारी आयोग, इसे कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कोठारी आयोग, जिसे कोठारी कमीशन कहते हैं, इसका गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे और इस आयोग का एक अन्य नाम था भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, या फिर इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते थे। इसके सचिव थे जेपी नाइक और जेएफ मैकडगल, इसके संयुक्त सचिव थे। कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर 17 थी, जिसमें 11 भारतीय सदस्य थे और 6 सदस्य हमारे विदेशी थे। कार्य प्रारंभ करने की बात करें तो इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 से अपना काम स्टार्ट कर दिया था और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। और इस रिपोर्ट का नाम इसने इस प्रकार रखा था। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें इस आयोग से रिलेटेड, तो देखिए, फ्रीडम के बाद जो भारत का 6th आयोग है ये, और इस आयोग ने सभी पक्षों यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा की जांच हेतु पहला गठित आयोग ये कोठारी कमीशन है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये उस समय के यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। कुल सदस्यों की संख्या जैसे हमने अभी देख लिया है 17 थी, जिसमें से 11 भारतीय थे और 6 विदेशी थे। 13 कार्यदल और 7 कार्य समितियों का गठन किया गया, जिसने पूरे 21 महीने तक सूचनाएं जमा की और उन सूचनाओं के आधार पर अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, और इन सूचनाओं को जमा करने में 2 विधियों का सहारा लिया गया था। 2 विधियों की हेल्प से ये सूचनाएं इकट्ठी की गई थी। पहली जो थी निरीक्षण एवं साक्षात्कार, और जो सेकंड जो थी वो था प्रश्नावली मेथड का उपयोग किया गया था, क्वेश्चनर मेथड का उपयोग किया गया था। और फिर 29 जून 1966 को शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक से, यानी कि जो रिपोर्ट का नाम था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। इस टॉपिक से, इस शीर्षक से, इस टाइटल से जो आयोग है उसने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था, और जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, ये जो आवेदन है उन्हें सौंपा गया था। ठीक है, अच्छा, एक बार अगर रिपोर्ट पे नज़र मारें तो इस रिपोर्ट में टोटल 18 अध्याय यानी कि 18 चैप्टर थे। 692 पृष्ठ, पेजों की संख्या 692 थी। 3 खंड थे इस पूरी रिपोर्ट में, और जो पहला खंड था उसमें 6 अध्यक्ष थे, दूसरे में 11 अध्यक्ष थे और तीसरे में 2 अध्यक्ष थे, और कुल 23 संस्तुतियाँ इस रिपोर्ट में पेश की गई थी। अच्छा, इस आयोग को बनाने का जो उद्देश्य रहा है, वो जो उद्देश्य था वो मेनली 2 इसमें पॉइंट थे इस आयोग को गठित करने के। जो पहला था कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी गुणवत्ता में जो शोध है, और भारत सरकार को इस संबंध में सुझाव देना। पहले तो शोध कार्य चलेगा कि मतलब क्या कमी है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, और क्या किन सुझावों से, मतलब किन काम से हम उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय शिक्षा को हर जगह समान रूप से लागू करना, और जो शिक्षा का स्तर है उसको समान बनाना। ठीक है, बनाने हेतु क्या क्या हम सुझाव ले सकते हैं, ये इस आयोग को गठित करने का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब इस आयोग ने अपना जो रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद इसने कुछ सुझाव दिए या कुछ सिफारिशें रखी भारत सरकार के सामने, जिन्हें हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला है शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य। तो इस आयोग ने शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में बताया है कि जो शिक्षा द्वारा क्या है कि हम उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन, मतलब अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम एक अच्छा वेल क्वालिफाइड जो समाज या राष्ट्र है उसका निर्माण करेंगे। और इस शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, यूनिटी की बात यहाँ पे आयोग ने की थी। और फिर लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना है समाज के हर एक नागरिक के अंदर। राष्ट्र का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन करना है, यानी कि हमें मॉडर्निटी की ओर भी बढ़ना है, मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट की यहाँ पे बात की गई थी। समाज में जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है उसका विकास करना। सेकंड पॉइंट इसमें यहाँ पे उन्होंने कहा था कि शिक्षा की संरचना के संबंधी क्या सुझाव दिए थे। तो उन्होंने बोला था कि जो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को क्या विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाएगी समान पाठ्यक्रम के जरिए, यानी कि
एक ही यहाँ पर सिलेबस होगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के स्कूल जो होंगे उसमें जो 25% व्यावसायिक शिक्षा के स्कूल में बदला जाए। जो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हैं उसमें से जो 25% जो व्यावसायिक शिक्षा के स्कूल में उनको बदला जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को लेकर उन्होंने बोला था जो प्राइमरी कक्षा की जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में ही यानी कि मदर टंग में ही दी जाए, और माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए यानी कि लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, 10+2+3 का इन्होंने यहाँ पे पैटर्न दिया था। ठीक है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 तक इन्होंने करने की बात की थी। ठीक है, और साथ साथ में देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो बालक की उम्र होगी वो 6 वर्ष होने पर ही उसे प्रथम कक्षा में प्रवेश एवं नामांकन दिया जाएंगे। 6 वर्ष की जो उम्र का जो अगर कोई बच्चा होगा उसे ही हम फर्स्ट क्लास में यहाँ पर एडमिशन देना चाहिए, देना ज़रूरी है। ठीक है, निम्न प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 4 से 5 वर्ष तक होनी चाहिए, और उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष में की होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की बात की जाए। ठीक है, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की बात करें कि 2 वर्ष की होनी चाहिए, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को भी 2 वर्ष तक का ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक बार हम इन्होंने बोला था कि जो पहली जो सार्वजनिक प्रवेश है वो 10 वर्षों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद होनी चाहिए, और जो विषयों का विभाजन है यानी कि सब्जेक्ट का जो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के पास होने के बाद हो। ठीक है, कक्षा 9 में कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन ना हो सब्जेक्ट का, सभी कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और कक्षा 10 के पास होने के बाद ही, जैसा अभी फ़िलहाल हो रहा है, 10 के बाद ही हम 11th और 12th में चूज़ करते हैं कि हमें PCM या PCB या फिर आर्ट्स लेना है, तो इन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी उस समय पर। ठीक है, स्नातक की जो शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है वो 3 वर्ष तक होनी चाहिए, जो फिलहाल अभी जैसा हम देख रहे हैं पैटर्न जो चल रहा है अभी तक, और जो पर स्नातक यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा है, जो हम MSc की बात करें तो शिक्षा जो है वो 2 से 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। ये बात या ये सुझाव आयोग ने दिया था। अनुसंधान शिक्षा की बात करें तो जो यानी कि जो रिसर्च एजुकेशन की बात है वो 2 या 3 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, ये भी इन्होंने अपने सुझाव दिया था। अच्छा, फिर इन्होंने आगे बोला शिक्षा की संरचना में ही कि जो शिक्षक की जो आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की, यानी कि अगर शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधरेगी तो एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएगा। फिर जो कोठारी आयोग है उसने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब यही है कि सभी वर्ग के जो लोग होंगे उनको एक सी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। काम करने के घंटे जो उनके वर्किंग आवर्स की बात इन्होंने की थी, इसमें इन्होंने कहा था कि 1000 घंटों से कम नहीं होने चाहिए, बल्कि लगभग 1100 या फिर 1200 घंटे होने चाहिए। 1000 तो मतलब मिनिमम लिमिट की थी कि 1000 तो होने ही चाहिए, लेकिन और उन्होंने एक यहाँ पे जो आइडियल लिमिट जो बोला था वो कहा था कि 1100 या फिर 1200 घंटे होने चाहिए। शिक्षक की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और फिर कार्य दिवसों की संख्या की बात करें तो विद्यालयों के लिए 234 कार्य दिवस और कॉलेजों में 216 मिनिमम कार्य दिवस होने चाहिए। माध्यमिक जो विद्यालय हैं वो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा जूनियर माध्यमिक और एक होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय। फिर उन्होंने कहा कि जो डिग्री स्तर तक जो मातृभाषा शिक्षक है वो अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो मातृभाषा तो डिग्री स्तर तक चलेगी, उसके बाद जो अंग्रेजी है और ठीक है अंग्रेजी को संपर्क भाषा ये जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसके रूप में यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। फिर कोठारी आयोग के जो पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव थे वे कुछ इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है वो सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, यानी कि मदर टंग और एनवायरनमेंट स्टडीज़ की यहाँ पे बात की गई है। प्राथमिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए, कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरे देश में, पूरी जो होल कंट्री में है, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को पूरे देश के लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बेस तैयार होगा वो माध्यमिक शिक्षा के जरिए तैयार होगा। व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या जो पाठ्यचर्या स्थान है, स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो फाइनेंशियल जो वर्ग की जो पढ़ाई होगी
व्यावसायिक का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो होनी चाहिए जो स्थान बेसिस, यानी कि जो जिस जगह की जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी जगह पर किसी जगह पर होटल्स वगैरह यानी कि टूरिज़्म वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टूरिज़्म या होटल से रिलेटेड जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए और जो टूर गाइड वगैरह के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर ये होने चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा के सामान्य एवं जो व्यावसायिक किसी भी वर्ग की पाठ्यचर्या अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए, मतलब कि अपने आप में ही वो पूरी होनी चाहिए और उन्हें बाकी उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे माध्यमों पर नहीं जाना चाहिए। फिर विभिन्न स्तरों पर जो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो इन्होंने ऐसे दी। इन्होंने पहले बोला कि फर्स्ट में जिन्होंने बोला कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा इस प्रकार होगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को खाने व पहनने के कौशल, सफाई करने, बातचीत करने, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद और क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने से संबंधित कौशल का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग होगी, व्यवहारिक गणित यानी कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में मैथ्स जो इस्तेमाल की जाए, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन यानी कि जो हमारे आसपास का जो जितना भी पर्यावरण है उसके बारे में उसकी स्टडी, खेल कूद इसमें शामिल है, व्यायाम और सृजनात्मक क्रियाएं यानी कि जो क्रिएटिविटी जो होती हैं, इन सबको शामिल किया गया है। अगर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर मातृभाषा, ठीक है, हिंदी या अन्य जो संघीय भाषा हैं, कोई भी एक यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान यानी कि जो SST है, सामान्य विज्ञान, यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान है यानी कि जो हमारा जो जनरल साइंस है, सामाजिक विज्ञान जिसमें जो SST के सब्जेक्ट्स आते हैं, कला और कार्यानुभव, कृषि कार्य जैसे कि समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा भी इसमें शामिल की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, वहाँ पे आयोग ने बोला है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में आधुनिक भारतीय संघीय भाषा का यानी कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं और आधुनिक विदेशी भाषाएं और शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में से कोई दो भाषाएं, इनमें से कोई दो भाषाएं होनी चाहिए। और जो तीसरी भाषा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र या इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आदि को शामिल किया जाना चाहिए यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है इसके पाठ्यक्रम में, ठीक है, आयोग ने ऐसा बोला है। ठीक है, अब बात करें अगर जो त्रिभाषा का जो संशोधित रूप है यानी कि जो 3 लैंग्वेज को यूज़ करने का जो यहाँ पर संशोधित रूप है, उसमें कोठारी आयोग ने प्रस्तावित जो भाषीय सूत्र में संशोधन करा है और उसे निम्नलिखित रूप से लागू करने का सुझाव दिया। उसने बोला कि जो आयोग के अनुसार मातृभाषा है, मातृभाषा में जो क्षेत्रीय भाषा हो सकती है या फिर जो हमारे प्रादेशिक भाषा यानी कि राज्य की जो भाषा है उसको वो एक भाषा वो रहेगी। दूसरी जो संघ की राजभाषा है, ठीक है, जिसमें जनरली हिंदी या फिर अंग्रेजी ही होनी चाहिए और कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम 2 भाषाओं में ना ली गई है यानी कि इस मातृभाषा और संघ भाषा में जो भाषा नहीं ली गई है उन भाषाओं को छोड़ करके कोई भी भाषा यानी कि जो आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा हो सकती है या फिर कोई शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज हो सकती है हमारी, उसको लेना है। ये था त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा जो बताया गया है। पाठ्य पुस्तक यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो सुझाव दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत हैं, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर होना चाहिए और नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों को पारिश्रमिक देकर, यानी कि पारिश्रमिक का मतलब है उनको उसके जो बिहाफ पर अवार्ड वगैरह या फिर जो भी हम मनी पैसा दे सकते हैं उससे प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो और अच्छी बुक्स लिखने के लिए प्रोत्साहित हो, मोटिवेटेड रहें। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण होना चाहिए और जो कि ये देखें कि हर राज्य में राज्य के अकॉर्डिंगली उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी टॉपिक
इंक्लूड होनी चाहिए तुम्हारी पर्टिकुलर बुक्स में। पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होगा उनका परीक्षण और मूल्यांकन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में जो पर्टिकुलर राज्य सरकारें हैं किसी भी राज्य की, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बोला था कोठारी आयोग ने। जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय पाठ्य पुस्तकों को जो विशेष करके जो विज्ञान की है, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हेतु एक स्वायत्त संस्था है, इसके बारे में आयोग ने बोला था। ठीक है, फिर प्रशासन संबंधी कुछ सुझाव दिए थे आयोग द्वारा। ठीक है, इन आयोग को देखते हैं, इन सुझावों को देखते हैं। शिक्षा को जो राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, ठीक है, ऐसा बोला था। उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए, यानी कि जो नेशनल प्लान जो होगा उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट, ठीक है, नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और राज्य सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट यानी कि कानून बनाए। ठीक है, राज्य सरकार राज्य में बनाए और केंद्र सरकार पूरे केंद्र के लिए बनाए। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा जो मंत्रालय है में शिक्षा सलाहकार होना चाहिए और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन करें, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसको सुदृढ़ यानी कि और बेहतर किया जाए। भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव यानी कि जो वेल एक्सपीरियंस्ड हो टीचिंग में। ठीक है, आगे ये बोलते हैं कि जो शिक्षा प्रशासन है और शिक्षा प्रशासन और शिक्षकों के प्रमोशन या ट्रांसफ़र संबंधी जो कार्यों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इनका जो टीचर्स उनका प्रमोशन भी हो और ट्रांसफ़र भी हो, इनकी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE को अधिकार प्रदान किए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर विद्यालयी शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए। शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए, जैसे इन्होंने पहले भी बोला था। और इसी के सुझाव पर, शिक्षा नीति के सुझाव पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हमारी अस्तित्व में आई, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी समिति यानी इसी आयोग की सुझाव पर ही अस्तित्व में आई थी। शिक्षा से जुड़े जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो योग्य और अनुभवी होने पर ही नियुक्त किए जाएं और शिक्षा प्रशासकों और प्रशंसकों और शिक्षक के बीच में एक पर्टिकुलर उनकी व्यवस्था की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कोठारी आयोग के जो शिक्षक संबंधी कुछ सुझाव थे, यानी कि टीचर से रिलेटेड कुछ उन्होंने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन या सजेशंस दिए थे। वो कुछ ऐसे हैं, केंद्र सरकार सभी शिक्षकों के लिए समुचित वेतन यानी कि एक अच्छा खासा वेतन निर्धारित करे और सरकारी व गैर सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों, ठीक है, सरकार एक तो कुछ होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन समान होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए। एक गवर्नमेंट टीचर का जो सैलरी होगी और एक जो ऐसा स्कूल जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल बोल सकते हैं जिन्हें, उनकी जो सैलरी होगी। सभी जो नियमित शिक्षकों के भविष्य निधि पेंशन, ठीक है, जो PF वगैरह की यहाँ पे बात हो रही है, बीमा इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं इनको देनी चाहिए। शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, यानी कि हर 5 सालों में एक बार टूरिज्म के लिए किराया या रेलवे की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर ये कुछ विज्ञान विषय संबंधी सुझाव दिए इन्होंने बोला है कि विज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि जो स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं वहाँ से ही विज्ञान की यानी साइंस एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवानी चाहिए। गणित और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि जो गणित और विज्ञान की शिक्षा है, ऐसा नहीं कि ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इन शिक्षा को ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। ये शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर सभी को प्रोवाइड करवानी चाहिए, लेकिन हाँ उच्च माध्यमिक स्तर पर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, जैसे कि फ़िलहाल होता है 11th-12th में। हम अगर चाहें तो साइंस विषय पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल और जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला था। माध्यमिक शिक्षा
का जो है व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, ठीक है। और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए, यानी कि जो उनको प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो इंजीनियरिंग करवाते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। और इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योग की शिक्षा व्यवस्था भी की जाए, यानी कि जिसमें ऐसे काम जिसमें महिला यानी कि फीमेल्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जूनियर टेक्निकल स्कूल्स जो होंगे उनको टेक्निकल हाई स्कूलों में बदला जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी आयोग द्वारा, ठीक है। अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बातें आयोग ने बोली हैं कि केंद्र सरकार अपनी आय का 6%, ठीक है, शिक्षा पर निवेश करेगी और राज्य सरकार भी अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करे, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा पर, प्रोफेशनल एजुकेशन पर यहाँ पर ज़्यादा फोर्स कराया है इस आयोग ने, जिससे राजकोष को बढ़ावा भी मिलेगा जितने, क्योंकि प्रोफेशनल जितने जो शिक्षा होती है, एजुकेशंस होती है, उसमें फ़ीस जो होती है वो आमतौर पर ज़्यादा देखी गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा, जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय निवेश किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ निवेश, फाइनेंशियल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे कि ग्राम पंचायतें भी शिक्षा को बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर सकें। नगर पालिका, ठीक है, इसी तरीके से नगर पालिका भी को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा हेतु शिक्षा के लिए आय के जो स्रोत हैं, इनकम के जो सोर्सेस हैं, उनको बढ़ाने के उपाय खोज लेने चाहिए, ठीक है। इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाए, यानी कि कैसे हम शिक्षा के लिए अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। फिर ये बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि प्राथमिक कक्षा से 8वीं तक की जो शिक्षा है सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। और अंत से 10वीं तक की जो अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा को योग्य व निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाए, यानी कि एक तरीके से जो योग्य छात्र हैं, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड, यानी कि जो अच्छा पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं ऐसे बच्चे, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शिक्षा को प्राप्त करना, उनके लिए निःशुल्क कर देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो उनको लेखन सामग्री है वो भी निःशुल्क प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। लड़कियों को लड़कों के समान किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करवाया जाए, मतलब ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए लड़कियों के लिए कि किसी खास पर्टिकुलर कोर्सेस में, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो या फिर स्कूल एजुकेशन हो, वहाँ पर उनको रोक दिया जाए उस पर्टिकुलर एजुकेशन को लेने के लिए। पिछड़े और जो अपवंचित वर्ग हैं उनके लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की यहाँ पे व्यवस्था की जाए और अलग अलग डिफरेंट जो यहाँ पे हैं स्कीम्स उनके लिए लागू करवाई जाए। फिर उन्होंने बात की है, सजेशन दिए हैं यूनिवर्सिटी यानी कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनसे रिलेटेड कुछ, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि भारत के जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनको अंतर विश्वविद्यालय परिषद, ठीक है, का उनको मेंबर होना ज़रूरी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, ठीक है, 1/3 जो सदस्य होंगे वो विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। उच्च स्तर की शिक्षा पर केंद्र सरकार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जो नए नए विश्वविद्यालय बनाए जाएं और यूजीसी की अनुमति लेना उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, यानी कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत जो है वो सारे नए विश्वविद्यालय बनने चाहिए। नए विश्वविद्यालय तभी बनाए जाएं जब उनकी आवश्यकता हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने नए विश्वविद्यालय बनाने हैं तो हम बहुत सारे नए यूनिवर्सिटीज़ हमने बना दी हैं, और लेकिन ये यूनिवर्सिटी तभी बनाए जाएं जब उनके वहाँ पर हमें नीड फील हो। यहाँ पर उन्होंने फिर वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। उन्होंने बोला है कि आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो बॉयज़ एजुकेशन के कंपेयर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्योंकि गर्ल्स को पहले से ही बहुत कम एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है और उनका भी जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली टू बॉयज़ वो काफ़ी लो रहा है एजुकेशन फील्ड में। इसीलिए जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के विशेष कुछ उनके लिए विशेष प्रयास होने चाहिए।
बालिकाओं के लिए 20 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, यानी कि उन्होंने 20 साल के यहाँ टाइम पीरियड को सेट किया था कि इस इतने सालों के अंदर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय ओपन हो जाने चाहिए और इतने ही समय में इतने माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं कि बालक बालिका अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। जहां महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहां अलग से महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। जहां पर डिमांड हो महिलाओं की उच्च शिक्षा की, वहां पर ज़्यादा महिला विश्वविद्यालय ओपन होने चाहिए। स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब होता है यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग से, मतलब कि उन्हें घर बैठे ही सारी लर्निंग सुविधाएं प्राप्त हो सकें। स्त्री से शिक्षा संबंधी उन्होंने कुछ सुझाव जो दिए थे, उसमें उन्होंने पाठ्यक्रम की जो बात की थी, उन्होंने बोला है कि शिक्षा के जो सभी स्तरों का जो पाठ्यक्रम है बालक और बालिकाओं के लिए समान होना चाहिए और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम बालिकाओं के लिए अलग से होने चाहिए, जैसे कि वो गृह विज्ञान जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ले सकें, और बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए एक तो, और उसमें स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए उनके लिए, और अगर वो स्कूल्स दूर हैं तो वहाँ पर निःशुल्क वाहन सेवा हो। ठीक है, अगर गर्ल्स डेली अप डाउन ना कर सके तो वहाँ पर हमें ऐसे हॉस्टल्स होने चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल, जो कि बहुत कम खर्चीले हों। फिर इन्होंने बात की थी एडल्ट एजुकेशंस के बारे में भी। एडल्ट एजुकेशन में ये बोलते हैं, यहाँ पे 3 विचार उन्होंने रखे। पहला कि जो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो काम यानी कि कौशल पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि किसी न किसी स्किल पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्ति के मन में राष्ट्र की सजीव समस्याओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति यानी कि एडल्ट के मन में राष्ट्र की जो सजीव समस्याएं हैं उसके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो। लोगों में पढ़ने लिखने और गणित की ऐसी कुशलता विकसित करनी चाहिए ताकि वह व्यक्तिगत साधनों द्वारा अपनी शिक्षा जारी रख सकें। ठीक है, इस संदर्भ में जो आयोग है उसने सुझाव दिए कि एक तो निरक्षरता उन्मूलन के बारे में आयोग ने बोला है। निरक्षरता उन्मूलन को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसको करने के लिए 20 वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। एक फिर बात की इन्होंने अनवरत शिक्षा की, यानी कि प्रौढ़ जो हमारे एडल्ट हैं वो भी स्कूल कॉलेजों के समान डिग्री प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर बोला है संक्षिप्त पाठ्यक्रम की, यानी कि महिलाओं की साक्षरता हेतु विलेज सिस्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये वीडियो था कोठारी आयोग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपकी टीचिंग प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।